समरी ऑफ ग्रेट बाय चॉइस, जिसे लिखा है जिम कॉलिंस ने। इस समरी की बात करें तो ये समरी ना सिर्फ हमें सफल कंपनियों के बारे में बताती है, बल्कि हमें ये भी जानकारी देती है कि इन सफल कंपनियों को किस तरह के मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और वो इन सब से गुजरते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। ग्रेट बाय चॉइस किताब में कुछ बेहद जरूरी सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है, जैसे कि क्यों कुछ कंपनियां तमाम मुश्किलों के बावजूद टिकी रहती है जबकि बाकी कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती। हम इस किताब में उन खास खूबियों पर चर्चा करेंगे जो कुछ बेहतरीन कंपनियों में आमतौर पर एक जैसी पाई जाती है, और हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्यों और किस तरह ये कंपनियां सफल मुकाम तक पहुंचती है और ग्रेट बनती है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं थ्राइविंग इन अनसर्टेनिटी। सन 1972 से 2002 यानी कि 1972 से 2002 के बीच में साउथ वेस्ट एयरलाइंस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कंपनी का 2 बार दिवालिया निकला, फिर 9/11 की घटना घटी और उसके बाद वर्कर्स की हड़ताल वगैरह जैसे मुश्किल दौर से कंपनी को गुजरना पड़ा। इसके बावजूद अगर आपने 1972 में साउथ वेस्ट एयरलाइंस में $10,000 का इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास $12 मिलियन से भी ज्यादा पैसे होते। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, खासकर तब जब उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइंस बुरी तरह से फेल हो गई, जो कि ठीक उसी तरह के हालात से गुजर रही थी। तो ये समझ लीजिए कि कोई भी देश, कंपनी या इंसान सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए मुसीबत का इंतजार नहीं करता, पर हाँ, अगर इरादे मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कामयाब हो सकता है। इस किताब में हम जिन कंपनीज की बात कर रहे हैं उन्हें 10x बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कंपनियां ना सिर्फ सक्सेसफुल है बल्कि इन्होंने बाकियों से 10 गुना ज्यादा सक्सेस भी पाई है। लेकिन उससे पहले हम इन 10x कंपनियों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतफहमियों पर भी चर्चा करेंगे। 1972 से लेकर के 2002 के बीच की कुछ 10x कंपनीज के नाम हैं Amazon, इंटेल, साउथ वेस्ट एयरलाइंस और सबसे बढ़कर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। 70 से लेकर 90 के दशक तक माइक्रोसॉफ्ट लगातार नंबर 1 बेताज बादशाह बनी रही, जबकि एप्पल भी बाजार में खुद को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। तो यहाँ पर हम आपको उन 10x गलतफहमियों के बारे में बताते हैं जो कि कुछ इस तरह है। पहला मिथ यानी कि गलतफहमी नंबर 1, सफल लीडर्स मुश्किलों और परेशानियों में और ज्यादा दूरदर्शी हो जाते हैं, इसीलिए और भी ज्यादा खतरे उठाने के लिए तैयार रहते हैं। पर सच तो ये है कि 10x कंपनीज के सफल लीडर्स भी भविष्य में क्या होगा ये नहीं बता सकते, और ये भी सच नहीं है कि वो और ज्यादा रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सफल लीडर्स ज्यादा अनुशासित होते हैं और उनकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती है। ये लोग सोच समझकर ही कोई रिस्क लेते हैं और वही बदलाव लाते हैं जो बेहद जरूरी होते हैं। दूसरा मिथ, गलतफहमी नंबर 2, इनोवेशन 10x कंपनियों को सफल बनाती है। और सच्चाई ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इनोवेशन अच्छी बात है और ये 10x कंपनीज इनोवेशन करने में पूरा यकीन रखती है, पर किसी रिसर्च से ये साबित नहीं हुआ है कि 10x कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा इनोवेटिव होती है, बल्कि कई बार तो 10x कंपनियां बाकियों से कम इनोवेशन करती है। अब आगे तीसरा मिथ यानी कि गलतफहमी नंबर 3 है कि आप जितना जल्दी मूव करेंगे उतनी ही ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। तो इसकी सच्चाई ये है कि ये सच नहीं है। तेज होने से कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता, बल्कि कब तेज होना है और कब स्लो डाउन करना है ये मालूम होना चाहिए। 10x कंपनियों की सफलता के पीछे ये एक बड़ा राज है। तो अब बात करते हैं 10x बनने वाली कंपनीज के बारे में। अक्टूबर 1911 में यानी कि 1911 में 2 टीम्स के बीच सबसे पहले साउथ पोल तक पहुंचने का मुकाबला रखा गया और इस मुकाबले में पहली टीम जीतकर सही सलामत घर वापस पहुंची, जिसके लीडर थे रोनाल्ड आमंडसेन, जबकि दूसरी टीम जो हार गई थी उसके लीडर रॉबर्ट स्कॉट थे और उनकी हार की वजह ये थी कि वो जीतने वाली टीम से 34 यानी कि 34 डेज बाद पहुंचे थे और घर वापस नहीं पहुंच पाए। दरअसल स्कॉट की टीम दोबारा घर पहुंच ही नहीं पाई। तो ऐसा क्यों हुआ? एक टीम जीती तो दूसरी हार क्यों गई? दोनों टीम्स के सामने एक जैसी मुश्किलें थी। उन्हें 1400 मील से भी ज्यादा की दूरी तय करनी थी और बेहद खतरनाक मौसम का सामना करते हुए सफर जारी रखना था।
पर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक ही टीम अपने मकसद में कामयाब हो पाई? तो रोनाल्ड आमंडसन ने मुकाबले से पहले ही अपने शरीर को सफर के लिए तैयार कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये जानने के लिए डॉल्फिन का कच्चा गोश्त भी खाया कि इससे उन्हें ताकत मिलती है या नहीं। रोनाल्ड को एहसास हुआ कि ठंडे समुद्र में उनका जहाज टूटकर किसी हादसे का शिकार हो सकता है, तो उन्हें जिंदा रहने के लिए डॉल्फिन का कच्चा गोश्त खाना पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने पहले से ही डॉल्फिन का गोश्त खाने की प्रैक्टिस कर ली। रोनाल्ड ने साउथ पोल ट्रिप की तैयारी के लिए कई साल तक ट्रेनिंग और प्लानिंग की थी। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ वक्त एस्किमोस के साथ रहकर उनसे बेहद ठंडे मौसम में जिंदा रहने के तरीके सीखे। रोनाल्ड ने देखा कि एस्किमोस बर्फ में सामान वगैरह ले जाने के लिए स्लेज का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें उनके पालतू कुत्ते खींचते हैं, और वो कभी भी तेज नहीं चलते। दरअसल एस्किमोस पसीना बहाने से बचते हैं, क्योंकि पसीना बर्फ बनकर उनकी त्वचा को जमा सकता है। रोनाल्ड ने एस्किमोस के कपड़े पहनने के तरीकों पर भी गौर किया और उन सारी चीजों को खुद प्रैक्टिस करके देखा। रोनाल्ड की फिलॉसफी थी कि उन तूफान के आने का इंतजार मत करो, बल्कि पहले से तूफान के लिए तैयार रहो। हम ये तो नहीं बता सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है, पर हाँ, उसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। दूसरी ओर रॉबर्ट स्कॉट की बात करें तो उन्होंने ये सब तैयारियां नहीं की थी, बल्कि स्कॉट ने बर्फ में स्लेज गाड़ी खींचने के लिए कुत्तों के बजाय पोनीज का इस्तेमाल करने की गलती कर ली थी, जिसकी वजह से बर्फ में चलना काफी मुश्किल हो रहा था। साथ ही उन्होंने मोटर स्लेज का इस्तेमाल किया था, पर ये मोटर स्लेज साउथ पोल जैसे ठंडे मौसम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। यही वजह थी कि कुछ दिनों के बाद ही सारी मशीनें टूट गई थी। तो इस कहानी से पता चलता है कि टेनेक्स कंपनियां मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सरवाइव कर जाती है, जबकि उनके कॉम्पिटिटर फेल हो जाते हैं। टेनेक्स कंपनियों की 3 ऐसी खास बातें हैं जो उन्हें औरों से अलग बनाती है, जो है फैनेटिक डिसिप्लिन, एम्पेरिकल क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिव पैरानोया। तो इन 3 आदतों के पीछे जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो है लेवल 5 एम्बिशन। हम इन तीनों कॉन्सेप्ट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 20 मील मार्च यानी कि फैनेटिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन एक आदत है, जिसका मतलब है कि हमारे बिहेवियर, एक्शन और परफॉर्मेंस में, और सबसे जरूरी चीज टाइम के साथ साथ हमें एक कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी, यानी हम जो आदतें डालें वो हमेशा के लिए फॉलो करें। और यही स्टोरी है 20 मील मार्च की। मान लो कि आप 3000 मील चलना चाहते हो। पहले आप 20 मील चलते हो, फिर अगले दिन आप और 20 मील चलोगे। अचानक आप रेगिस्तान में पहुंच गए। यहाँ पर इतनी गर्मी है कि आप थक गए हो और थोड़ा आराम करना चाहते हो, पर आप नहीं करते। आप अगले दिन भी 20 मील का सफर तय करते हो। फिर जब आप उठते हो तो देखते हो कि मौसम बढ़िया है, तो आप सोचते हो कि आज मैं 50 मील चल सकता हूँ, पर आप नहीं चलते, बल्कि आप अपनी एनर्जी बचाने के लिए 20 मील ही चलते हैं। तो आप हर रोज 20 मील ही चलते हो जब तक कि आपकी मंजिल नहीं आ जाती। वहीं कोई दूसरा आदमी पहले दिन में ही 50 मील चल लेता है और इतना थक जाता है कि दूसरे दिन सोता रहता है। उसके अगले दिन वो 30 मील चलता है और रेगिस्तान में पहुंच जाता है। वहां पर काफी गर्मी है, तो वो मौसम के ठीक होने का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद वो आदमी फैसला करता है, डिसीजन लेता है कि उसे सफर जारी रखना है, तो वो 50 मील लगातार चलता है, ताकि जो टाइम उसने वेस्ट किया था उसकी कमी पूरी हो सके। अगले दिन वो एक बेहद ठंडी जगह पर पहुंच जाता है, तो वो सिर्फ 10 मील ही चलता है। अब तक उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, पर आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, जहां उसकी मुलाकात आपसे होती है। उसे पता चलता है कि आप उस आदमी से कुछ महीने पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। तो ये कहानी है अनसर्टेनिटी की, यानी कि अनिश्चितता की। अगर आप स्टॉक होल्डर है तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पर रिस्क का खतरा कम हो और अनसर्टेनिटी ना हो। ऐसी कंपनीज धीरे धीरे ग्रो करते हुए सक्सेसफुल होती है। यहाँ पर हम आपको 2 कंपनीज की कहानी सुनाते हैं। इनमें से एक स्लो है पर लगातार ग्रो करती है, जबकि दूसरी फास्ट चलती है पर आखिर में बुरी तरह फेल हो जाती है। स्ट्राइकर मेडिकल डिवाइस और टूल्स बेचने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। वहीं एक और कंपनी USSC भी सेम प्रोडक्ट बेचती है। स्ट्राइकर ने 20 मील मार्च रूल्स को फॉलो किया था। स्ट्राइकर की CEO जॉन ब्राउन ने पहले से एक गोल सेट कर रखा था। ब्राउन हर साल कंपनी की 20% नेट इनकम ग्रोथ चाहते थे। ये सिर्फ एक गोल या विजन नहीं था,
बल्कि कंपनी में एक लॉ था। 1977 से 1998 के बीच में ब्राउन जब सीईओ की पोस्ट पर थे तो स्ट्राइकर ने जो अपनी 20% एनुअल ग्रोथ का गोल सेट किया था, वो गोल उन्होंने करीब 90% से भी ज्यादा अचीव किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ब्राउन ने कंपनी को इससे आगे कभी बढ़ने ही नहीं दिया। उन्होंने एक साल में 25% ग्रोथ की लिमिट रखी थी, क्योंकि वो जानते थे कि फास्ट और इनकंसिस्टेंट के बजाय स्लो और कंसिस्टेंट तरीके से चलने में ज्यादा फायदा है। और इसी बीच यूएसएससी ने 1989 में $345 की सेल्स की और फिर 1992 में $1.2 बिलियन की, जो कि 248% ज्यादा ग्रोथ थी, और वो भी सिर्फ 3 सालों के अंदर। यूएसएससी ने मार्केट को लिमिट से ज्यादा पुश करना शुरू कर दिया था। कंपनी ने जॉनसन एंड जॉनसन से भी कंपटीशन करना शुरू कर दिया था, जो 1990 के दौरान कुछ मेडिकल टूल्स बनाया करती थी। उस वक्त जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का मेडिकल टूल्स की मार्केट में 80% से भी ज्यादा कंट्रोल था। तो बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण जॉनसन एंड जॉनसन ने यूएससीसी को मार्केट का 10% होल्ड करने का ऑफर दिया, लेकिन यूएसएससी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पूरी तरह मार्केट में सिर्फ अपना कंट्रोल चाहते थे। कंपनी काफी तेजी से ऊपर चढ़ती गई, पर उसके बाद क्या हुआ? कंपनी का दिवालिया निकल गया। जी हाँ, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स में नए हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का फैसला लिया। इस नए सिस्टम के आने से अब सारे हॉस्पिटल को फ्री मेडिकल टूल्स मिलने लगे थे, इसीलिए कई हॉस्पिटल्स ने यूएसएससी के टूल्स खरीदने बंद कर दिए। यूएसएससी में हर चीज घाटे में जा रही थी और 1998 यानी कि 1998 के आते आते एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर यूएसएससी की पहचान खत्म हो चुकी थी। इसी दूसरी कंपनी टाइको ने खरीद लिया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फायर बुलेट्स देन कैनन बॉल्स, यानी कि एम्पिरिकल क्रिएटिविटी। 1994 में यानी कि 1994 में इंटेल की सीईओ एंडी ग्रोव के रूटीन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से उनकी बॉडी में एक ट्यूमर का पता चला। एंडी की डॉक्टर ने उन्हें यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी, लेकिन एंडी यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं गए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिखे रिसर्च पेपर्स पढ़े, जिससे उन्हें ट्यूमर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिली और उन्हें ये भी पता चला कि ब्लड टेस्ट नंबर के मतलब क्या होते हैं। फिर एंडी एक यूरोलॉजिस्ट से मिले जिसने उनका एमआरआई स्कैन किया। स्कैन से कंफर्म हो गया था कि एंडी की बॉडी में कैंसर का ट्यूमर था, पर इसके बावजूद एंडी ने हार नहीं मानी। वो किसी भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट प्लान पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। काफी रिसर्च के बाद एंडी को ये पता लगा कि उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, तो उन्होंने अपना खुद का एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया। डॉक्टर के ओपिनियंस पर निर्भर रहने के बजाय एंडी ने रेडिएशन थेरेपी लेने का फैसला किया। आपको शायद लगे कि एंडी ने एक गलत और रिस्की फैसला लिया, पर वो अपने फैसले पर इसीलिए कायम रहे क्योंकि वो जानते थे कि उनके ट्यूमर को लेकर के डॉक्टर खुद बहुत श्योर नहीं थे। अगर एंडी का हाथ टूटा होता तो शायद वो डॉक्टर के कहने पर ही चलते, क्योंकि फ्रैक्चर होने पर किसी तरह का शक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बात एक ट्यूमर की थी जो कि बॉडी के बाहर से नजर नहीं आता। इसलिए एंडी को खुद की रिसर्च पर ज्यादा भरोसा था और उन्होंने वही किया जो सभी 10x कंपनीज करती है। एंडी ने एम्पिरिकल एविडेंस पर भरोसा किया। एम्पिरिकल एविडेंस वो एविडेंस या सबूत होते हैं जो हमें अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं। एंडी ग्रोव जब अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे, जो उन्होंने कैंसर पेशेंट्स पर किए जाने वाले अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स पर रिसर्च की थी और उन्होंने ये भी पता लगाया कि किस ट्रीटमेंट में बचने का कितना चांस है। इन सब के बाद जाकर एंडी ने अपने इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी को चूज किया। तो 10x वाले लोग और नॉर्मल लोगों के बीच में क्या फर्क है? आम लोगों को मुश्किल वक्त में फैसला लेने के लिए किसी अथॉरिटी फिगर की जरूरत पड़ती है। उन्हें कोई लीडर चाहिए जिसे वो फॉलो कर सके, और 10x फॉलो करने वाले इसके एकदम उलट होते हैं। ये लोग खुद एक्चुअल एविडेंस स्टडी करते हैं और खुद अपने फैसले लेते हैं। तो क्या आपके पास भी एम्पिरिकल एविडेंस की पावर है? चलिए इसे समझने के लिए एक और कहानी लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी वॉर में एक शिप के कंट्रोलर हो। आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है, तो आप अपनी गन में बुलेट्स भरते हैं और फायर करने लगते हैं, लेकिन आपने अपने टारगेट को 50 पॉइंट से मिस कर दिया है। आप और बुलेट्स लोड करने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन आपके पास अब एक भी बुलेट नहीं बची। आपने सारी यूज कर ली है, आप मर जाते हैं। अब इसी कहानी को दूसरे पहलू से देखते हैं।
पहले आप कुछ बुलेट भरते हैं और फायर करते हैं। आपने 50 पॉइंट से अपना टारगेट मिस कर दिया तो आप गन में कुछ और बुलेट भरते हैं और अब आपने 30 पॉइंट से टारगेट मिस कर दिया। आप कुछ और बुलेट लोड करते हैं, इस बार आपने 10 पॉइंट से टारगेट मिस कर दिया। एक बार फिर से आपने फायर किया और बूम, आपकी बुलेट सीधा टारगेट पर जाके लगी। अब आप सारी बुलेट इकट्ठा करके कैनन बॉल फायर करते हैं। आपका दुश्मन घुटने टेक देता है और आप लड़ाई जीत गए। ठीक यही अमेज़न ने किया था। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त कंपनी के सामने एक ही गोल था कि वो दुनिया की पहली बायो इंजीनियरिंग कंपनी बने। कोई भी दवा बनाने से पहले अमेज़न कई सारी दवाइयों पर प्रयोग करती थी ताकि वो एक वाकई में असरकारक दवा बना सके। ये सारी दवाइयां उनके लिए बुलेट्स की तरह थी, जिससे अमेज़न को अपने गोल तक पहुंचने में मदद मिली। चलिए उन सारी बुलेट्स पर हम एक नजर डालते हैं। बुलेट 1, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। बुलेट 2, चिकन ग्रोथ हार्मोन, जिससे हेल्दी चिकन पैदा हो सके। बुलेट 3, एरिथ्रोपोएटिन यानी कि EPO, किडनी की बीमारी के इलाज में काम आने वाला एक खास तरह का हार्मोन। बुलेट नंबर 4, एक ग्रोथ हार्मोन जिससे गायें ज्यादा दूध दे सके। बुलेट नंबर 5, पिग्स के लिए वैक्सीन। तो इस तरीके से 1984 तक अमेज़न इस तरह की कई सारी बुलेट्स फायर करती रही, यानी दवाइयां बनाती रही। 1984 में अमेज़न ने आखिर अपना गोल अचीव करके दिखा दिया। कैसे? कंपनी ने देखा कि एरिथ्रोपोएटिन यानी कि EPO एक बड़े काम की चीज है। तो अमेज़न ने क्या किया? तो क्या अब उन्होंने अपना कैनन बॉल फायर किया? जी नहीं, अभी नहीं। अमेज़न ने क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए और बुलेट्स लोड की ताकि ये पता चल सके कि EPO सही काम करती है या नहीं। उन्होंने इस ड्रग का असर देखने के लिए इसे इंसानों पर कई बार ट्राई किया और फिर सही मौके पर अमेज़न ने अपना कैनन बॉल फायर कर दिया। उन्होंने EPO का और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए काफी सारा फंड लगाया। उन्होंने एक टेस्टिंग क्लिनिक भी बनाया और फिर अमेज़न ने एक लॉन्च टीम हायर की। और जब तक उनका काम खत्म होता तब तक EPO इतिहास का पहला सक्सेसफुल बायो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट बन चुका था। अमेज़न ने एम्पिरिकल क्रिएटिविटी दिखाई। एक साथ कैनन बॉल फायर करने के बजाय कंपनी ने पहले एम्पिरिकल एविडेंस पर ध्यान देने का फैसला किया। अमेज़न ठीक उस पॉइंट तक पहुंच गई थी जहां उन्हें पहले से पता होता था कि कौन सी बुलेट काम करेगी और कौन सी नहीं करेगी। चलिए इतना समझने के बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस सफर में और अब बात करते हैं लीडिंग अबव द डेथ लाइन यानी कि प्रोडक्टिव पैरानोया। 1996 यानी कि 1996 की बात है। डेविड ब्रेशियर्स 24,500 फीट की ऊंचाई पर यानी कि 24,500 फीट की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थे। डेविड एक 20 किलो के IMAX कैमरे के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना चाहते थे क्योंकि वो इस कैमरे से मूवी शूट करना चाहते थे जो धरती के सबसे ऊंचे पॉइंट से शूट की गई दुनिया की पहली मूवी होती। डेविड ने जब नीचे देखा तो उन्हें कई और लोग भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते नजर आए। डेविड को ये अच्छा नहीं लगा। वो लोग उनसे पहले चोटी तक पहुंच सकते थे, मौसम बेहद खराब था और बाकी लोग भी ऊपर चढ़ रहे थे। उस वक्त डेविड को कई तरह के डर सता रहे थे, जैसे कि जब मैं अपनी मूवी शूट कर रहा हूँगा तो बाकी लोग अगर पहले टॉप पर पहुंच गए तो, अगर बर्फीला तूफान की वजह से मेरी मौत हो गई तो, अगर मैं नीचे जाकर थोड़ी देर आराम कर लूं तो। डेविड चाहते थे कि वो नीचे जाकर थोड़ा आराम करे और मौसम साफ होने के बाद ही चढ़ाई शुरू करे, जब माउंटेन एकदम साफ साफ दिख रहा हो। डेविड की टीम ने उनका सुझाव मान लिया और वो लोग नीचे उतरने लगे। नीचे आते हुए डेविड को 2 गाइड मिले जो उनके इस फैसले से हैरान नजर आ रहे थे क्योंकि उस वक्त तक मौसम काफी साफ था। तो डेविड ने जब उन्हें पूरी बात बताई तो गाइड्स ने उन्हें बोला कि वो उनसे पहले समिट तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 दिन बाद डेविड उन दोनों गाइड से दोबारा मिले, या यूं कहे कि उनकी डेड बॉडी से मिले। डेविड को उन दोनों गाइड्स की बॉडी बर्फ में दबी हुई मिली थी। दोनों माउंट एवरेस्ट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी दुर्घटना का शिकार हुए थे। इस हादसे में 24 घंटे के अंदर ही 8 लोगों ने जान गंवाई थी। तो आपको बात समझ में आई? 10Xers की प्रोडक्टिव पैरानोइया का मतलब सिर्फ पैरानोइया नहीं बल्कि प्रोडक्टिव पैरानोइया होता है। डेविड की तरह जो चीज 10Xers को डिफरेंट बनाती है वो है उनकी प्लानिंग। 10Xers फ्यूचर के बारे में तो नहीं बता सकते, पर हाँ, फ्यूचर के लिए प्लानिंग जरूर करते हैं।
बल्कि यूं कही कि 10Xers काफी तैयारियां करते हैं। ये लोग किसी भी मुसीबत से पहले खूब सारी तैयारियां करके रख लेते हैं। ये लोग बुरे से बुरा केस सिनेरियो रख करके उसका सोल्यूशन प्लान कर लेते हैं। 10Xers ये तो नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन उन्हें ये जरूर पता होता है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हुआ तो उससे कैसे निपटा जाए। अब बात आती है कि इन 3 प्रिंसिपल को क्या मोटिवेट करता है। वो कौन सी बातें हैं जो फनेटिक डिसिप्लिन, एम्पिरिकल क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिव पैरानोइया को मोटिवेट करती है? तो इसका जवाब है लेवल 5 एम्बिशन। और बात करें लेवल 5 एम्बिशन एंड SMAC की, तो पहली नजर से देखने पर 10X कंपनीज के लीडर्स पैरानॉइड, एंटी सोशल, सनकी लगते हैं। तो जरा बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और एलॉन मस्क के बारे में सोचिए। लोग उन्हें फॉलो क्यों करते हैं? क्यों लोग इन 10Xers लीडर्स से इतने ज्यादा इंस्पायर होते हैं? लोग इन लीडर्स को उनके यूनिक फॉर्म ऑफ एम्बिशन की वजह से ही फॉलो करते हैं। ये लीडर्स अपना ईगो और अपनी सारी इंटेंसिटी किसी बड़े गोल की तरफ डायरेक्ट कर लेते हैं। 10X लीडर्स की लाइफ का हमेशा एक लार्जर देन लाइफ मीनिंगफुल पर्पस रहता है। बिल गेट्स अपने फाउंडेशन के जरिए गरीबी मिटाना चाहते थे, लोगों को बेटर हेल्थ केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते थे। एलॉन मस्क का फ्यूचर विजन है मार्स पर इंसानों की बस्ती बसाना। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि पूरी दुनिया कुछ डिफरेंट वे में सोचे, अलग तरीके से। तो इन 10X लीडर्स के लिए पैसा, पावर या फेम मायने नहीं रखता। तो देखा आपने, तो आपकी लाइफ का क्या पर्पस है? कौन सी चीज है जो आपको हर सुबह काम पर जाने के लिए मोटिवेट करती है? जरा सोच कर देखें। तो 10X लीडर्स अपनी लाइफ के पर्पस कैसे पूरे करते हैं? तो जवाब है SMAC रेसिपी फॉलो करके। SMAC का मतलब है स्पेसिफिक, मेथोडिकल और कंसिस्टेंट। और ठीक यही हार्वर्ड पटनम ने भी किया। 1979 में हार्वर्ड पटनम साउथ वेस्ट एयरलाइंस के CEO थे और उस वक्त उनके सामने प्रॉब्लम ये आई कि गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया था, जिसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया था। इन नए कानूनों की वजह से कंपनीज के बीच में प्राइस वॉर काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से एयरलाइंस कंपनीज अपने खर्चे घटाने पर मजबूर हो गई थी। हार्वर्ड के दिमाग में एक सवाल था, क्या मार्केट में आए अचानक बदलाव की वजह से उनके कंपनी चलाने के तरीके में भी बदलाव आना चाहिए? क्या कंपनी पर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की वजह से कोई फर्क पड़ेगा? तो हार्वर्ड का जवाब था नहीं। हार्वर्ड एक कुकी कटर अप्रोच फॉलो करना चाहते थे, यानी कि अगर आप कुकीज बना रहे हैं और एक खास कुकी बैच एकदम परफेक्ट बनकर निकलता है, तो आपको बाकी कुकीज भी सेम तरीके से बनानी चाहिए। हार्वर्ड ने एक 10 पॉइंट सिस्टम अप्लाई किया ताकि उन्हें इस बात की तसल्ली रहे कि उनकी एयरलाइंस पहले जैसे ही सेम तरीके से ऑपरेट करती रहे। इस सिस्टम में शामिल था कि हर फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे की होगी और सारी फ्लाइट्स के लिए एक ही एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा ताकि पायलट्स को प्लेन उड़ाने में कोई दिक्कत ना आए। हार्वर्ड के इस 10 पॉइंट सिस्टम की अनोखी बात थी कि ये काफी सिंपल था और इसमें एक कंसिस्टेंसी थी। उनके सारे पायलट्स और क्रू मेंबर्स इसे आसानी से समझ सकते थे और तुरंत ही उसे अप्लाई भी कर सकते थे। हार्वर्ड का प्लान इतना कंसिस्टेंट था कि 25 सालों में लिस्ट की सिर्फ 20% चीजें ही चेंज होती है, जिसका मतलब है कि साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने इतने सालों से लगातार खुद को एक भरोसेमंद और सुविधाजनक एयरलाइंस बनाए रखा है। क्या आप ये बात सोच भी सकते हैं? एयरलाइंस जैसे अनसर्टेन बिजनेस में जहां पर फ्यूल के रेट लगातार बढ़ते जाते हैं और कंपटीशन हमेशा हाई रहता है, वहां हार्वर्ड पुटमैन का प्लान कई सालों से इफेक्टिवली काम कर रहा है और वो भी हर 25 साल में सिर्फ 20% बदलाव के साथ। तो ये है SMAC रेसिपी जो साउथ वेस्ट एयरलाइंस लगातार फॉलो करती आ रही है। फिर से बता दें कि SMAC का मतलब है स्पेसिफिक, मेथोडिकल और कंसिस्टेंट। ये डिक्टेबल एक्शन का एक सेट क्रिएट करती है जिसे आप बार बार लगातार रिपीट कर सकते हो और हर बार ये आपको वही प्रिडिक्टेबल रिजल्ट भी देती है। और इसी के साथ अंत पंत पहुंच गए हैं हम कंक्लूजन पर। मुद्दा मामला ऐसा है कि 10X बनने वाली कंपनीज में औरों से हटकर कुछ अलग ही बात होती है। हमने इस समरी में ये पता करने की कोशिश की है कि आज की इस दुनिया में जहां रोज नए बदलाव आते हैं और कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता है, वहां दुनिया की कुछ टॉप कंपनीज इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर लेती है और कैसे खुद को नंबर 1 पोजीशन पर बनाए रखती है। तो चलिए फिर से उन रूल्स को दोहराते हैं जिन्हें फॉलो करके ये 10X कंपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती है। नंबर 1, 10X कंपनीज हमेशा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करती है और हार्डवर्क के लिए हमेशा तैयार रहती है। नंबर 2,
10x कंपनीज प्रैक्टिकल एविडेंस पर यकीन रखती है और अपने फैसले खुद लेती है। इन्हें दूसरे के स्टैंडर्ड पर चलना पसंद नहीं होता। नंबर 3, इनके अंदर एक प्रोडक्टिव पैरानोया होता है। ये कंपनीज हर चीज डिटेल्स में प्लान करती है और किसी भी फ्यूचर चेंज के लिए हमेशा तैयार रहती है। नंबर 4, इनके पास लेवल 5 एम्बिशन होता है। ये कभी भी सिर्फ खुद का फायदा नहीं सोचती, बल्कि एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है। और नंबर 5 पर है कि ये एक खास और मेथोडिकल तरीके से कंसिस्टेंट वे में अपना हर काम करती है। तो अब आपको पता है कि 10x कैसे बना जा सकता है और अपनी कंपनी या प्रोजेक्ट को कैसे 10x बनाया जा सकता है। आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो अब आप भी अपनी कंपनी को एक 10x कंपनी बना सकते हैं। ये मानकर चलिए कि आप खुद अपने CEO हो और आप 10x लीडर्स की तरह बड़े से बड़ा काम कर सकते हो।